नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और सबसे पहले मौसम की अपडेट ले लेते हैं। तो आज एमपी यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है, जो 3 जुलाई तक का है। मौसम विभाग की ओर से संभावना जताई गई है कि 3 जुलाई तक भारी बारिश एमपी यूपी समेत कई राज्यों के जिलों में रहने वाली है, जहां पर बाढ़ से लोगों की हालत भी खस्ता होती दिखाई दे रही है। यहाँ अलग अलग जगह से ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और अगले 24 घंटों में भी भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। असम गुवाहाटी से ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुल्लू हिमाचल की आप तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से बारिश से हाल बेहाल वहां पर है। केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ में यात्रा रोक दी गई है बारिश को देखते हुए। मौसम उत्तराखंड में नाराज है, जिससे यात्रियों को भी कई तरीके की परेशानियां हो रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। अलग अलग जगह से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। राजस्थान की तस्वीरें, जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कई जगह ऐसी है जहां पर बाढ़ आ गई। अगर सिवनी की आप बात करें तो वहां पर बांध भी टूट गया है और बाढ़ की चपेट में कई लोग हैं। हरियाणा पंचकुला से ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अलग अलग प्रदेशों से संवाददाता जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। लखनऊ से अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। और गाडरवारा से विनोद चौकसे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अरशद हुसैन हमारे साथ बागेश्वर से जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले धीरेन्द्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से बारिश से ये हालात देखे जा रहे, तस्वीरें आपने देखी। सिवनी की अगर बात करें तो सिवनी में भी बांध टूट गया है। बाढ़ जैसे हालात है, ग्रामीणों में इसको लेकर काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। लोगों के घरों में पानी चला गया। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? धीरेन्द्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी 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 जी। धीरेन्द्र जी, तस्वीरें अभी आपने देखी मध्य प्रदेश की। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सिवनी की हम बात कर रहे थे, बांध टूट गया है, वहां पर लोगों के घरों में पानी चला गया है। देखिए, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम विभाग का पहले ही अलर्ट था कि जिलों में 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। लेकिन कुछ जिलों में हालांकि अभी कुछ मौसम साफ है। जैसे मैं उमरिया से और शहडोल से आपको बता रहा हूँ कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम लाइव चल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर शहडोल के लालपुर पकड़िया गांव से सभी आदिवासी भाइयों को संबोधन करते हैं। ये एनीमिया सेल इस 2047 का उद्घाटन कर रहे हैं। साथ में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड भी बांटने के लिए इस कार्यक्रम को संबोधन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ का मौसम साफ है। पूर्व में 27 जून को यहाँ कार्यक्रम होने वाला था, क्योंकि बारिश के चलते यहाँ निरस्त हो गया था। लेकिन कुछ दिन 1-2 दिनों से हल्का बूंदाबांदी हो रही, लेकिन मौसम साफ है, जिससे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में करीब लाखों से भी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ कर उनके कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी योजनाओं के बारे में अमल कर रहे हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, आज शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। कितना महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है पीएम के? देखिए, ये 27 जून में दौरा यहाँ होना था, क्योंकि बारिश बहुत जोर से हो रही थी। पूरा मैदान पूरा भर गया था, कार्यक्रम होना संभव नहीं था। तो 1 जुलाई तय कार्यक्रम किया गया था। 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हवाई जहाज लालपुर शहडोल में आ गई, जिससे उनका कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी एवं अनेक केंद्रीय मंत्री और सांसद विधायक सभी मौजूद है। और उनका नरेंद्र मोदी जी का सीधा संवाद अपने उद्बोधन अपने जनता के बीच में कर रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य था स्किल एनीमिया सेल जो 2047 तक उनको पूरा करना, आज उसका शुभारंभ करना और आयुष्मान कार्ड के 1 करोड़ कार्ड लोगों के बीच में बांटना। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र का शहडोल बहुत बड़ा जिला है और आदिवासी बहुल क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्र में जिस प्रकार इस समय थोड़ा सा भाजपा के लिए संकट बना हुआ है और डबल इंजन की सरकार में नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े चेहरा है, उसको भी देख के ये कार्यक्रम को देख के ऐसा लग रहा है कि आदिवासियों के बीच में ये विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा के चुनाव की भी तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, जहाँ एक और विंध्य क्षेत्र को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है, जिस तरह से विंध्य क्षेत्र की मांग की जा रही है, वही पीएम मोदी ने शहडोल से इसकी शुरुआत की है। विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद शहडोल से किया गया है और आदिवासी वर्ग जो है बीजेपी के इस पर पूरी तरह से नजर बनी हुई है। देखिए, आपको बताते विगत 2 माह में नरेंद्र मोदी जी का
मध्य प्रदेश में तीसरा कार्यक्रम है। अभी 70 दिन पहले उन्होंने रीवा सतना में कार्यक्रम किया था। इसके बाद 27 को भोपाल में, आज शहडोल में। तो मुख्य रूप से विंध्य क्षेत्र इसलिए फोकस है क्योंकि यहाँ जो विंध्य क्षेत्र के बीजेपी के कद्दावर नेता है, जैसे मैं बता दूं मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी, वो लगातार विंध्य क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। और अगर वो लगातार अड़ गए विंध्य क्षेत्र की मांग में तो भाजपा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि वो कद्दावर नेता है। विंध्य क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए वो बार बार मांग कर रहे हैं कि विंध्य क्षेत्र थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो विश्व लेवल के नेता है, उनका चेहरा ही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। उनके आने से जरूर आदिवासी उनको पसंद भी करते हैं। उनका एक ऐसा क्रेज है कि जो उनसे नाखुश भी रहते हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम में जाकर उनका भाषण सुनते हैं, उनके बताए गए बातों को ध्यान से सुनकर अमल करते हैं। तो ये निश्चित तौर पे उनके आने से विंध्य क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं विंध्य क्षेत्र की मांग को लेकर इस तरह से सियासत जारी है, और एक बड़ा नाम अजय सिंह राहुल जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं, वो भी साइड लाइन दिखाई दे रहे हैं, मतलब बैकफुट पर है, वो सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे चुनाव को लेकर, जबकि बड़ा नाम है वो, पहले भी उन्होंने काफी तरीके की उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं देखी गई हैं। देखिए, अजय सिंह राहुल सीधी के पूर्व सांसद भी, और उनका एक उस क्षेत्र में एक दबदबा है। और ये मध्य प्रदेश से लेके ये राष्ट्रीय लेवल, कांग्रेस के राष्ट्रीय लेवल के नेता है। उनका कद बड़ा है, लेकिन इस समय कुछ दिनों से वो सक्रिय, देखिए कांग्रेस में आज से नहीं, पूर्व से भी अंदर खाने कुछ न कुछ दरार बना रहता है कि कौन उठेगा कौन नहीं उठेगा। जिस प्रकार आपको मैंने पूर्व में बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार बाहर उनको नीचे दिखाने का काम कुछ नेताओं द्वारा किया जाता था। उन्होंने अपना भाजपा ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी राहुल भैया का इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। उनका भी मांग है कि विंध्य क्षेत्र का वो भी अपनी पार्टी से लगातार इसका जोर शोर से मांग करने का काम कर रहे हैं। और वो साथ में विंध्य क्षेत्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी लगातार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपने लगातार जनता के बीच में आवाज। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, अगर इस विंध्य क्षेत्र की मांग पर कांग्रेस अड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे बड़ा घाटा देखने को मिलेगा। हमारे साथ लखनऊ से अनूप जी भी जुड़े हुए हैं। अनूप जी, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, शहडोल में उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए वो भोपाल में पहले भी मुद्दा दे चुके हैं यूसीसी को लेकर, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी भी क्षेत्र में जो दौरा होता है वो वहां के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक अमृत का काम करता है, एक बूस्टिंग एनर्जी का काम करता है। और दूसरा ये रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में ये भी है कि उनके आने से जो पब्लिक है वो अपने आप उनको सुनने के लिए खिंची आती है। और 2024 का चूंकि लोकसभा चुनाव इतनी नजदीक आता चला जा रहा है, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम है पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। 7 तारीख को गोरखपुर कुशीनगर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगा हुआ है। तो ये देखा जा सकता है कि चाहे एमपी हो या यूपी हो, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बूस्टिंग एनर्जी का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बुलाना नहीं पड़ता है किसी को, अपने आप ही लोग स्वतः पीछे आते हैं और उनको सुनने के लिए लोगों में एक क्रेज है। इसके साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा था, उसके अंतर्गत काफी लोगों को जानकारी मिली है, लाभार्थियों की भी जानकारी मिली है, काफी संगठन ने उस पर काम किया है। तो उसका भी एक फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल अनूप जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर सक्रिय है ये देखने को मिल रहा है। वही जहां पर एक और मोदी मैजिक चल रहा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मोदी जी को सुनने के लिए लोग खुद ही खींचे चले आते हैं। योगी जी का भी डंका विदेशों में बजता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रांस में योगी जी की तारीफ हो रही है, ट्वीट फ्रांस की ओर से किए गए हैं। जी इसका देखिए, अभी फ्रांस जिस तरह भारत में पहले स्थिति बनी हुई थी, वैसे फ्रांस में भी कहीं न कहीं जो दंगे के दौर से गुजर रहा है। फ्रांस के भी जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति है कहीं अच्छी नहीं है। वहां के एक यूरोपियन डॉक्टर हैं प्रोफेसर एन जॉन कैम ने, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है फ्रांस भेज देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, जिससे वो 2 दिनों में 24 घंटे के अंदर दंगे को रोक सकते हैं और कहीं न कहीं एक राजनीतिक अच्छा माहौल उत्पन्न हो सकता है। तो फ्रांस में करीब लगभग 4 दिनों से दंगा चल रहा है। यहाँ के जो मुख्य दंगे के कारण है, जैसे सामाजिक विवाद, धार्मिक विवाद, आर्थिक समानता, आपस में जो है कई टकराव है, जिसके तहत यहाँ पे जो है लगातार दंगे हो रहे हैं। इसके साथ में
27 जून को अल्जीरियाई मूल के एक युवक को गोली मार दी गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी और जिसके कारण करीब बहुत ही बड़ा दंगा फैल गया। करीब 875 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन अभी भी वहां पे काफी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए कि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड जो उनके बुलडोजर नीति है, जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से भी वो प्रख्यात हैं, तो फ्रांस के जो वहाँ के यूरोपियन डॉक्टर हैं उनके द्वारा एक एन जॉन कैब ने जो ट्वीट के माध्यम से ये बताया है कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मेंटेन हुआ है, कहीं न कहीं वही उसी तरीके से अगर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेज दिया तो फ्रांस में 24 घंटे के अंदर वो दंगे को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये एक बड़ी बात की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनको एक एनर्जी सी मिल गई है उनके स्किल्स से। जी बिल्कुल अनूप जी, हमारे साथ गाडरवारा से विनोद चौक से भी लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, नरसिंहपुर जिला गाडरवारा तहसील में अब सड़क को लेकर सियासत होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहां पर सड़कें बेहाल है, बारिश से हालत और भी ज्यादा खस्ता होती जा रही है। जी, सबसे पहले तो गाडरवारा तहसील और नरसिंहपुर जिला के जो दर्शक हैं उन्होंने वीआईपी चैनल के लिए आभार, नए नए मुद्दे लेकर क्षेत्र के आ रहा है। उसी में एक बार फिर मैं गाडरवारा तहसील के अंतर्गत जो चिचली विकासखंड है और साइकिला विकासखंड में जो सड़कों को लेकर आए दिन जो सामने चर्चाएं होती हैं, 3-4 साल से किसान, चाहे समाज सेवी हो चाहे किसान हो, वो मांग कर रहे हैं कि क्षेत्र की सड़कें का जो बेहाल है, जो खराब सड़कें बनी हुई है, जिसमें स्कूल की जो छात्राएं स्कूल जा नहीं पाती हैं, किसान अपना अनाज मंडियों में नहीं जा पाते, शिक्षक अपनी स्कूटी चला के विद्यालय नहीं जा पाते, और जो मरीज होती है, महिलाएं होती हैं जिनकी डिलीवरी होती है, वह बहुत परेशानी सड़कों के कारण होती है। मैं कुछ सड़कों का नाम आपको बता रहा हूँ। इन सड़कों का बुरा हाल है। गाडरवारा से जमाला रोड है, इस सड़क का बहुत बुरा हाल है। इस पर आंदोलन भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस सड़क का कार्य नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, ऐसे 44 जो साइकिला से सीधी तुमड़ा और मोर सिरसिरी संदूक रोड है, इस रोड का बहुत बुरा हाल है। और ऐसे ही चिचली विकासखंड में जो सड़कें हैं जो आदिवासी अंचल में आती हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। लगातार 3 सालों से नागरिक मांग कर रहे हैं, लेकिन ना यहाँ के नेता सुनते हैं, ना सरकार सुनती है। ये समझ में नहीं आता कि आखिर सरकार किस लिए बनती है, और न किसान की मांगे सुनती है, ना नागरिकों की मांग सुनती है, जिसमें एक सड़क के कारण सभी नागरिक परेशान होते देखे हैं। जी बिल्कुल विनोद जी, इसको लेकर मांग लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया है। हमारे साथ उत्तराखंड से अरशद हुसैन भी जुड़ चुके हैं। अरशद जी, रुड़की में मौसम के क्या हाल है, क्योंकि हरिद्वार में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बाढ़ की स्थिति वहाँ पर पैदा हो गई है, और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भी यहाँ पर बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे उत्तराखंड के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, वहीं हरिद्वार में भी तेज बारिश इस वक्त हो रही है। वहीं अगर बात की जाए रुड़की की, तो रुड़की क्षेत्र में अभी मौसम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कहीं कहीं धूप भी निकली हुई है। हालांकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर हरिद्वार है और वहाँ पर तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, और उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है, जहाँ पर तेज बारिश लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में इस टाइम 4 धाम यात्रा को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज बारिश जो है देखी जा रही है। जी बिल्कुल अरशद जी, और बद्रीनाथ हाईवे पर जो भूस्खलन हुआ था, जिससे राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया गया था, और कड़ी मशक्कत के बाद वो राजमार्ग खुला। हालांकि यात्रियों के लिए प्रशासन की पहले से तैयारियां थी, यात्रियों को रात में रुकने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई थी। आगे और किन जगहों पर भूस्खलन के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से? देखिए, आपको बता दूं कि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं सभी में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, और वहाँ पर तमाम तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है, और प्रशासनिक अधिकारी तमाम जगहों पर नजर भी रखे हुए हैं, और पल पल की खबर उनके पास पहुंच रही है। जैसे ही कहीं पर इस तरह का भूस्खलन की खबर आती है, वहाँ पर बुलडोजर भेजकर साफ सफाई की जा रही है, और रास्ते को सुचारू बनाने की तैयारी भी एकदम कर दी जाती है। हालांकि अगर बात की जाए, फिलहाल 4 धाम यात्रा को रोका हुआ है, क्योंकि 4 धाम यात्रा काफी चरम पर थी, पर उसी के चलते फिलहाल 4 धाम यात्रा फिलहाल रुकी हुई है, और लोग जो है फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों को बात करें, सभी मार्गों पर इस वक्त नजरें बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल अरशद जी, हमारे साथ
शहडोल से धीरेन्द्र जी भी लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के लिए शहडोल से हुंकार भरी है और लोकसभा चुनाव की तैयारी तो बीजेपी कर ही रही है, बीजेपी उसके लिए लगातार सक्रिय है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है शहडोल में, क्योंकि आदिवासी वर्ग को साधने में बीजेपी लगातार लगी हुई है? देखिए, अभी जस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान आया है। उन्होंने मध्य प्रदेश से लेके पूरे भारत में कांग्रेस के जो लीडर है उनको लताड़ लगाते हुए कहा कि जो आप फ्री में हम वो दे देंगे, फ्री में हम ये कर देंगे। ये उन्होंने जनता के बीच में आवाज उठाई कि कहाँ से फ्री करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में अगर इनकी आप बात मानोगे तो ये आपको टैक्स बढ़ाकर आपको परेशान करेंगे, आपको लूटने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम जन लोगों का विकास करती है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने युवराज और अपने जो भी खास संबंधी लोगों का विकास करती है। अभी नरेंद्र मोदी जी के बयान में ये सब चल रहा है। तो सीधे सीधे उन्होंने भारत की जनता को आह्वान किया है कि आपको देश का विकास चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों को विकास चाहिए, जो विपक्षी पार्टी हैं उनके खास लोगों को विकास चाहिए। जी जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, लेकिन जिस तरह से अब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव है, शुरुआत वहां के लिए हो चुकी है और कर्नाटक में हमने देखा, कर्नाटक में धर्म का मुद्दा लेकर बीजेपी चल रही थी। मध्य प्रदेश में किस मुद्दे को देखा जा रहा है अभी विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्य मुद्दा रहेगा आपका हिंदुत्व और दूसरा विकास। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार, चाहे किसान निधि योजना हो, मध्य प्रदेश सरकार ने 6,000 रुपए और भारत सरकार ने भी 6,000 के रूप में किसानों को 12,000 रुपए सालाना दे रही है। साथ में लाडली बहना योजना और हाल ही में कई ऐसे, अभी हाल ही में देखिए आप पुलिस विभाग के द्वारा लगातार भर्ती, कल आपको पटवारी का रिजल्ट आया, उसमें युवाओं को लगातार रोजगार देने की भी बात कहकर लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। तो सीधे सीधे विकास, रोजगार और लगातार हिंदुत्व भी एक चेहरा रहेगा कि यहाँ खासकर जो कोई भी समुदाय किसी को भी जबरदस्ती से तंग नहीं करेगा। ये शिवराज सिंह चौहान का कई बार ये आदेश भी हो चुका है, कानून भी बन चुका है। तो इससे संबंध में इससे नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दा इस बार रहेगा हिंदुत्व और विकास और रोजगार का। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ छिंदवाड़ा से देवेंद्र वर्मा भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, अभी धीरेन्द्र जी से बात हो रही थी, आपने चर्चा में सुना होगा जिस तरह से शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और आदिवासी वर्ग को साधने की पूरी तैयारियां की जा रही है। अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें, हालांकि प्रियंका गांधी ने जबलपुर में हुंकार भरी थी विधानसभा चुनाव के लिए, जबलपुर से उन्होंने शुरुआत करी थी और वहाँ हिंदुत्व का मुद्दा आगे लेकर आई थी प्रियंका गांधी। अब अगर बात करें छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ है, वहां पर क्या कुछ इसको लेकर देखा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना महत्वपूर्ण देखा जा रहा है इस दौरे को? मैं बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा है कमलनाथ जी का वह जिला है जी, जहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जी। यहाँ पर तो सभी तैयारियां चल रही हैं, जैसा कि मैंने पिछले बार आपको बताया था। जी 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 देवेंद्र जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे तैयारियां जोरों से चल रही हैं और सभी दल जो है अपनी अपनी तैयारी में अभी भी, आज भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है 5 पर, और ऐसे सभी पार्टियां भी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, आप पार्टी है, हिंसा पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे जो है सक्रिय नजर आ रही हैं। परंतु सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ है। कमलनाथ जी जो है यहाँ पर विगत 44 वर्षों से राज करते चले आ रहे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, और उनके बेटे जो है वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उनके बेटे नकुल नाथ जो है लोकसभा के सांसद हैं, और यहाँ पे 7 सीट कांग्रेस की हैं, 7 विधायक जो है कांग्रेस के हैं, जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो भी कांग्रेस के हैं, और नगर पालिक निगम जो है यहाँ पर भी कांग्रेस का कब्जा है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से हम देखें, जिस चंद्रशेखर पर हुए हमले को लेकर लगातार छिंदवाड़ा में विरोध देखा जा रहा है, रैली निकालने की तैयारियां वहां पर भीम आर्मी की ओर से की गई है। जी जी देवेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। जी देवेंद्र जी, सवाल ये कर रही हूँ मैं, आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर हुए हमले को लेकर लगातार लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, छिंदवाड़ा में रैली निकालने की तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? ये मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो है चंद्रशेखर आजाद
जो कि भीम आर्मी के सुप्रीमो है और आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनके ऊपर जो गोली चली यूपी सरकार में, उनके द्वारा जो है यहाँ पे छिंदवाड़ा पे जय भीम आर्मी सेना जिस एसटी एससी ओबीसी और संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में यहाँ पर जो है आक्रोश रैली आज सुबह जो है अंबेडकर तिराहा छिंदवाड़ा से सब लोग एकत्रित हुए और वहां से लेकर के रैली नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग किया है। दोबारा ऐसी किसी के साथ पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा आक्रोश जताया गया है। जी ठीक है देवेंद्र जी, हमारे साथ लखनऊ से अनूप मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं। अनूप जी, जिस तरह से आपने बताया जहां वहां फ्रांस की जो परिस्थितियां हैं और उसको लेकर योगी का नाम आगे आना, विपक्ष में तो बौखलाहट है ही, लेकिन सवाल ये भी है कि सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है जिससे माफियाओं का लगातार खात्मा होता जा रहा है और लगातार योगी का जो नाम है वो सामने आ रहा है, योगी का ही नाम क्यों लिया जाता है? देखिए, इसका पहले तो प्रधानमंत्री जैसे करेक्ट गुजरात में 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। योगी ने पुनः वापसी की यहाँ पे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, क्योंकि करीब भारतीय जनता पार्टी के बारे में या कहते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वह दलित वर्ग से पिछड़ा चलती है, साथ में अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं। कोई आज के 2017 से पहले कोई ये नहीं कहता था कि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। और इसके साथ साथ में जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नोएडा में गए, नोएडा में एक भ्रम फैलाया जाता था कि जो एक बार मुख्यमंत्री नोएडा चला जाता है उसकी सरकार दोबारा वापस नहीं आती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार भी वापसी की और बल्कि नोएडा के मिथक को भी उन्होंने तोड़ा। इसके साथ साथ में जो उनकी लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लॉ एंड ऑर्डर पे बातचीत हो रही है, उनके लॉ एंड ऑर्डर को देखा जा रहा है, बुलडोजर नीति उनकी देखी जा रही है। जहाँ पे आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध नहीं हो पा रहे हैं। एक जो जगह जैसे छोटे छोटे अपराधों की बात अगर छोड़ दिया जाए तो जो बड़े संगठित अपराध थे, जो माफियागिरी यहाँ पे थी, जैसे कि पूर्वांचल, तो इसी का गढ़ माना जाता था कि वहाँ के धनंजय सिंह है, अभय सिंह है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद है, जैसे बड़े बड़े नाम आते थे। तो उसमें कहीं न कहीं पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया है। पूर्वांचल आज पूरी तरीके से मुक्त हो गया है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश को अगर देख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं जो है अपराध की जगत से थोड़ा बाहर आ गया है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ काफी मेंटेन हो गया है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ती जा रही है। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य में प्रधानमंत्री की भी डिमांड के रूप में भी हो सकता है योगी आदित्यनाथ की मांग की जाए। जी बिल्कुल अनूप जी। और लखनऊ में सोनेलाल पटेल की जयंती पर एनडीए का प्रदर्शन भी देखने को मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है, इसको लेकर रोड पर प्रदर्शन किया जाएगा, चेतावनी दी गई है। जी देखिए, सोनेलाल पटेल की जो जयंती है, सोनेलाल पटेल की जो 2 पुत्री हैं, पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल। अपना दिल जो है प्रिया पटेल हैं और अपना दिल कमेरावादी की पल्लवी पटेल हैं। इत्तेफाक ये है कि दोनों ही दलों ने गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को बुक किया था, लेकिन क्योंकि पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने की वजह से जो है अपना दल कमेरावादी को वो नहीं मिल पाया, अपना दल एस को ही वो मिल पाया है। तो पल्लवी पटेल ने उन पर आरोप लगाया है कि इन्होंने सरकार का दुरुपयोग करते हुए, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हमारे कार्यक्रम रद्द कराया। अब कल जो कार्यक्रम करीब 1 बजे यहाँ पे कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि जो अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे, साथ साथ में बिहार के जीतन राम मांझी, महाराष्ट्र से आपके रामदास अठावले भी शामिल होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो कई बड़े राजनीतिक दल भी शामिल हो रहे हैं, साथ साथ में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष जो है संजय निषाद भी शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ा कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम है। और एक सबसे बड़ी चीज है कि एक एकजुटता दिखाई जा रही है कि एनडीए में कहीं न कहीं पूर्ण एकजुटता है। सभी लोग एक साथ शामिल हो रहे हैं और सभी के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और अपनी एक शक्ति प्रदर्शन को दिखाया जा रहा है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो दोनों दल हैं उनका विरोध जरूर है, जिसके लेकर के अभी धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। लेकिन जहाँ पे अगर देखा जाए तो अपना दल एस ने बाजी मार ली है और उन्हीं का शक्ति प्रदर्शन उन्हीं की बहुत तेजी के साथ दिख रही है। यहाँ पे होर्डिंग वगैरह भी उन्हीं की काफी देखी जा रही है।
जी बिल्कुल अनूप जी, हमारे साथ नरसिंहपुर जिला से दशरथ वंशकार भी जुड़ चुके हैं। दशरथ जी, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, नरसिंहपुर जिले में गांजे का पूरा खेप पकड़ाया है। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से देखी गई है? इस पर कितने आरोपी गिरफ्त में आए हैं और क्या कुछ बरामद किया गया है कार्रवाई में? जी मैं नरसिंहपुर से बोल रहा हूँ। करेली पुलिस को भी एक बड़ी सफलता मिली थी। 360 किलो गांजा की तस्करी कर रहे थे कुछ लोग, वो लेकर जा रहे थे, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। जैसी करेली पुलिस को इसकी सूचना मिली, तत्काल करेली पुलिस वहां पहुंची और वहां पर देखा कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में करीबन 360 किलो गांजा रखा हुआ था। जैसे ही वो पुलिस को देखे के भागने लगे, पुलिस ने उनका पीछा किया और थोड़ी ही दूर पे पुलिस ने उनको पकड़ा। गाड़ी छोड़कर पूरे मुजरिम भाग गए हैं। जी नरसिंहपुर एसपी ने प्रेस वार्ता करते हुए सभी जानकारी दी है। जी दशरथ जी, क्या कुछ अवैध सामग्री इसमें बरामद की गई है पुलिस की ओर से? अभी कुछ माल बरामद किया गया है और गाड़ी भी बरामद की गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मुजरिम पकड़ाया, पूरे फरार हो गए हैं। जी बिल्कुल दशरथ जी, क्या इस कार्रवाई में अवैध हथियार भी आरोपियों के पास से बरामद किए गए हैं? नहीं, अवैध हथियार ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है एसपी द्वारा। जी जी ठीक है दशरथ जी, हमारे साथ विनोद चौक से भी लगातार बने हुए हैं गाडरवारा से। विनोद जी, जिस तरह से लोगों को परेशानियां सड़कों को लेकर यहाँ पर हो रही हैं, ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर भी नागरिक लगातार परेशान हो रहे हैं, अब इसको लेकर क्या कुछ गाडरवारा में देखा जा रहा है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। जी मैं आपको बता दूं, नरसिंहपुर जिला के पास जो गाडावारा नगर है, हमेशा जो तहसील है वो हमेशा चर्चाओं में रहती है। कोरोना काल में जब ट्रेनों का जो टाइम चेंज हुआ, सुबह से लेकर 12 तक ट्रेन भोपाल के लिए और जबलपुर के लिए तो है, लेकिन 12 बजे के बाद ना कोई भोपाल जा सकता है ना कोई जबलपुर जा सकता है। बड़ी परेशानी होती है। गाडावारा रेलवे स्टेशन हो या चाहे सालीचौका रेलवे स्टेशन हो या पास में बनखेड़ी रेलवे स्टेशन हो, नागरिकों की मांग है कि 12 के बाद जो ट्रेनें पहले रुकती थी उन ट्रेनों का स्टॉपेज ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्षेत्रीय सांसद राव प्रताप सिंह से नागरिकों ने और समाज सेवियों ने कई बार मांग रखी है कि जो पुरानी जो टाइमिंग थी ट्रेनों की, वही टाइम अगर हो जाए तो नागरिकों को फायदा है, क्योंकि 12 के बाद ट्रेन ही नहीं है, ना कोई जबलपुर जा पाता है ना कोई भोपाल जा पाता है। ये समस्या तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई। दूसरी जो ब्रिज है, जो ओवर ब्रिज जो बने नहीं हुए हैं, चाहे हम बनखेड़ी की बात करें चाहे सालीचौका रेलवे स्टेशन की बात करें, अक्सर 10-10, 15-15 मिनट के बाद यहाँ पर जो रेलवे नाका बंद होता है, जिससे आधे 1-1 घंटा नागरिक परेशान होता है, जिसमें कई बार मरीज भी उस जाम के कारण परेशान होते हैं, नौकरी वाले कर्मचारी परेशान होते हैं, जो बच्चियां स्कूल भी जाती हैं वह उस कारण परेशान होते हैं। कहीं ना कहीं रेलवे की जो सुविधा है वो सही तरह से नागरिकों को नहीं मिल रही है। क्षेत्रीय सांसद राव प्रताप सिंह से क्षेत्र के नागरिकों ने अपील की है कि ट्रेनों का जो टाइम है 12 के बाद कुछ ट्रेनों को चलाया जाए। शटल जो ट्रेन बंद हो चुकी है वह ट्रेन एक बार फिर गाडावारा में उस लाइन पे दौड़ने लगे। जी जी बिल्कुल, और इसको लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं लोगों की ओर से, सीधा आरोप लगाया जा रहा है। बहुत बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी वंदे मातरम ट्रेन भी सभी जगह रुकी, लेकिन गाडावारा में उसका स्टॉपेज नहीं किया। कांग्रेस ने उसका विरोध भी किया था और गाडावारा तहसील के हर एक नागरिक ने विरोध जताया है कि गाडावारा जो कि ओशो का तीर्थ स्थल है, एनटीपीसी है, दालमेल है और गाडावाड़ा के पास साइकिड़ा जो एक दादाजी धूनी वालों का लीला स्थल है, ट्रेन यहाँ जरूर रुकना चाहिए था। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ शहडोल से धीरेन्द्र जी लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, अभी क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री की सामने आ रही हैं? सभा था वो समाप्त हो गया है। अब वही पास में 2 किलोमीटर पकड़िया गांव है, जहां वो आदिवासी लोगों के साथ जमीन में या खाट में बैठकर भोजन करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और साथ में जो फुटबॉल क्लब के 100 चुनिंदा खिलाड़ी उनसे भी बात करके वहां के खेलों का उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। और चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से वहां की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत कर दी गई है। एसपीजी ने पूरी इसके चारों तरफ से कवर्ड कर दिया गया है, बरसात ना हो की कोई दिक्कत न होने पाए, इसलिए वहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। क्योंकि 1 घंटे से भी ज्यादा समय हुआ है आदिवासियों के साथ भोजन के
लेकर साथ में बातचीत करते हुए उनके साथ उनके जीवन शैली, उनके बारे में, और उनको कोई दिक्कत तो नहीं होती, उनका संवाद सीधे आदिवासियों के साथ होगा। ये अगला कार्यक्रम है, क्योंकि उनका लालपुर से आम सभा समाप्त हो गया और वो सीधे पकरिया गांव की ओर निकल चुके हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल दौरा और विंध्य क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात दी गई है, और जैसा आपने बताया मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की थी, हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी हमेशा आगे रखती है। प्रियंका गांधी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर हिंदुत्व का मुद्दा आगे रखा है। क्या लगता है आपको, कर्नाटक में बीजेपी का ये मुद्दा नहीं चला है, मध्य प्रदेश में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, कर्नाटक की स्थिति और मध्य प्रदेश की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, पिछले आप इस साल की पंचवर्षीय जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो सॉफ्ट हिंदुत्व में थे, अब हार्ड हिंदुत्व में आ गए। आप देखिए उनका बयान बिल्कुल जिस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधे कार्यवाही पे रहता है, इसी प्रकार शिवराज सिंह चौहान का सीधे कार्यवाही पर रहता है, और कड़क हिंदू रूप में वो भी अब इस समय अपने आप को अपने केंद्रीय नेताओं की ओर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भी एक अच्छे और कड़क हिंदू के रूप में अपना एक मध्य प्रदेश में राज चलाना चाह रहे हैं। क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा इसलिए सबसे बड़ा हो गया है क्योंकि प्रियंका गांधी ने अभी जबलपुर में आकर नर्मदा जी की आरती की, और और खासकर कमलनाथ जी बजरंगबली के तो भक्त माने जाते हैं, उन्होंने भी अपना सॉफ्ट के साथ साथ हार्ड हिंदुत्व का भी एक पहचान बनाने का प्रयास किया। लेकिन असर देखिए, वहाँ कर्नाटक का थोड़ा सा असर इसलिए है क्योंकि वहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है, और वहाँ हिंदुत्व का उतना परचम कम देखने को मिलता है जितना मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसलिए हिंदुत्व का फायदा यहाँ भाजपा को जरूर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, और जिस तरह से आपने बताया कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो योगी जी से कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर हिंदुत्व का सख्त रुख अपना रही है, तो हम जिस तरह से अभी अनूप जी ने बताया कि योगी जी की पॉपुलैरिटी लगातार लोगों में बढ़ रही है, फ्रांस में जिस तरह से उनकी चर्चा हो रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों में तो पॉपुलैरिटी बढ़ी रही है योगी की, नेताओं में भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और अगले प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में हम योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए मध्य प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा शिवराज सिंह चौहान से कम नहीं है। अगर पॉपुलैरिटी के मामले में देखा जाए तो योगी यहाँ भी बहुत विश्वसनीय, और उनके भी नरेंद्र मोदी जी के बराबर तुलना की जाती है, क्योंकि 2024 नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन 2024 के बाद जो 2029 का चुनाव है उसमें सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ का चेहरा लेकर पूरे लोगों में उत्साह है। जो थोड़ी हिंदुत्व का जो आगे हैं वो सिर्फ योगी को देखना चाहते हैं, लेकिन 2024 में तो सीधे सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी जी ही चेहरा रहेंगे। लेकिन 2029 में चाहे आप बड़े बड़े नेताओं भाजपा के देखिए, वो 2029 में एक योगी आदित्यनाथ को यूपी के जो एक प्रकार के अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उभर रहे हैं, उनको देखकर वो केंद्रीय नेतृत्व उनको 2029 में प्रधानमंत्री के रूप में घोषित करेगा, ऐसा बिल्कुल संभावना नजर आ रही है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी। अनूप जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी लोगों के साथ साथ नेताओं में भी बढ़ रही है, अभी आपने चर्चा में सुना धीरेन्द्र जी ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं उनसे मोटिवेट होकर और हिंदुत्व के लिए सख्त रुख अपना रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? देखिए, इसका अगर देखा जाए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की, तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कई प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं उसकी नीति को अपना रहे हैं। उसमें आपके उत्तराखंड के पुष्कर धामी भी हैं, और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान है। बुलडोजर नीति को पहली बार योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनको उस चीज को अपनाया, क्योंकि देखिए बगैर किसी डिसिप्लिन के, बगैर सख्ती से शासन नहीं चल सकता है, और शासन चलाने के लिए आपको जो है डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहीं न कहीं चेहरा जो लॉ एंड ऑर्डर के रूप में जो उभर के आया है वही उनकी पहचान है, और उसी के अंतर्गत उनको कहीं न कहीं जो है पूरे विश्व पटल पर एक नई पहचान मिल रही है, जो काफी देश के साथ साथ विदेशों में भी जो है उनकी एक पहचान भी है और डिमांड भी बढ़ती जा रही है। आपने पहले भी देखा होगा कि कई प्रदेशों में जब चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अक्सर जनसभाओं की डिमांड की जाती है, क्योंकि उनके समाज जो नाथ संप्रदाय है जहाँ से वो जुड़े हैं, जिसके वो महंत हैं मठ के, उसके भी काफी ज्यादा लोग अनुयायी हैं। हर प्रदेश में नाथ संप्रदाय के लोग हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पॉपुलर होने का, क्योंकि उनका जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने साथ साथ एक महंत भी, एक संत भी हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव
जो है जरूर पब्लिक पर पड़ता है। जी बिल्कुल अनूप जी, हमारे संवाददाताओं का तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए धन्यवाद। तो ये देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल दौरा, जहां पर वो विंध्य क्षेत्र को बड़ी सौगात दे रहे हैं और विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने हुंकार भर दी है। जहां शहडोल में आज उनका दौरा था, कई तरीके के कार्यक्रम आज किए गए। वहीं अगर जहां मोदी मैजिक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं योगी का मैजिक भी चल रहा है। फ्रांस में लगातार उनके लिए तारीफ की जा रही है और जिस तरह से चर्चा में आपने सुना, कई प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह से बुलडोजर नीति सभी प्रदेशों में अपनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो योगी है वो लोगों के साथ साथ नेताओं में भी पॉपुलर होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।